दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं आपको यूनियन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे यूनियन एक्चुअली क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों है। सी प्रोग्रामिंग में हम क्यों यूज़ करते हैं यूनियन को। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी, उनको हमेशा डाउट रहता है कि यूनियन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके बारे में डिटेल में कंपेयर करेंगे। और यूनियन का प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने देखा है, बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं उन्हें यूनियन का डेफिनेशन मालूम होता है, लेकिन उसको रियली कहाँ यूज़ किया गया है, कहाँ यूज़ किया जाता है, वो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, जानकारी उसकी नहीं होती है। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि उसके रियल यूज़ केसेस क्या हैं, मतलब कहाँ यूज़ किया जाता है ना। और कई बार क्या होता है कि जब यूनियन के बारे में हम लोग जानते हैं, तो जब आप मान लीजिए कोई इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, तो एक पॉपुलर क्वेश्चन रहता है डिज़ाइन से संबंधित, यूनियन स्ट्रक्चर और उसके डिज़ाइन से संबंधित, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब यूनियन को समझना है हमें, तो उसका मेमोरी लेआउट क्या है। मेमोरी लेआउट मतलब कि मेमोरी में वो कैसा दिखाई देता है, तो उसके बारे में भी एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें उसको समझाने का कोशिश करेंगे। एक उदाहरण भी लेंगे और उसके द्वारा उसको समझाएंगे। उसके बाद जैसे मैं हर क्लास में कुछ क्लासिकल कोड लिखता हूँ, जो कोड होता है बहुत अच्छा होता है, उसको आप समझ सकते हैं, उसके आधार पर उसका आप आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारे को ये समझ में आता है कि हमारा जो समझने की क्षमता है, या कि हम उस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि नहीं, तो उससे हमें पता चल जाता है। तो हम एक क्लासिकल कोड जो कि बहुत अच्छा है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, जिससे यूनियन का अंडरस्टैंडिंग हमारा काफ़ी अच्छा पुख्ता हो जाएगा। और जब लाइव डेमो मैं करूँगा, तो उसमें आपको एक कोड दिखाऊंगा, जिस कोड को रन करेंगे तो अलग अलग प्रकार के उसके आउटपुट आएंगे। सो यूनियन में ऐसा संभव होता है, अलग अलग प्रकार के आउटपुट पे आ सकते हैं। जब उस डेमो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। तो हम उसको समझने की भी कोशिश करेंगे, फिर एक मेमोरी डायग्राम में जाकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करेंगे हम यूनियन के बारे में, कि यूनियन सी लैंग्वेज में उसका क्या रिक्वायरमेंट है और वो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। पहला चीज़ ध्यान देना है, यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है हम जोड़ रहे हैं कुछ एरिया को। यूनियन का मतलब ये होता है कि ग्रुप जोड़ रहे हैं चीज़ों को, है ना। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर आप यूनियन डिफाइन करते हैं सी लैंग्वेज में, तो उसके लिए कुछ कंपाइलर जो होता है वो मेमोरी स्पेस को डिफाइन करता है, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए यूनियन में आपके 2 या 3 या 4 फील्ड्स हैं या मेंबर्स हैं। वो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं, जो फील्ड्स हैं, वो सारे कॉमन मेमोरी एरिया, उसी मेमोरी एरिया को रिफ़र करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि वो एक कॉमन मेमोरी एरिया हो गया। सो जो पहला मेंबर है जो उसको मॉडिफाई करेगा, जो उसमें कुछ लिखेगा, सो वो जो मेमोरी एरिया में जो लिख रहा है खाली उसी मेंबर के लिए वैलिड है। अगर दूसरे जो फील्ड है, दूसरे मेंबर है, अगर उस मेमोरी एरिया को देखते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है ये, तो उनके लिए वो गार्बेज होता है, हम लोग जनरली बोलते हैं, ठीक है। सो जो सबसे रिसेंट, जो हाल फिलहाल में उसको मॉडिफाई किया होता है, या उसमें कुछ लिखा होता है या पढ़ा होता है, जनरली लिखा होता है, ठीक है, तो वही मेंबर है, वही उसके लिए वैलिड डेटा होता है। बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए उसका वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है कि यूनियन का जो भी एक मेंबर है उसके लिए वो मेमोरी स्पेस वैलिड है, और वो मेमोरी स्पेस बाकी सारे मेंबर्स के लिए टोटली इनवैलिड होता है, ठीक है। यूनियन जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स और साइजेस को स्टोर कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो मान लीजिए आपका यूनियन आपने डिफाइन किया, उसमें एक इंटीजर है और एक कैरेक्टर है। तो इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो किसी ने प्रोग्रामिंग में उसको यूज़ किया 4 बाइट्स ऑफ डेटा को, इंटीजर को, तो उसने उसको असाइन कर दिया, तो उस मेमोरी में उसने उसको स्टोर कर दिया। तो एट वन पॉइंट उस समय खाली वो इंटीजर वैलिड है। कुछ समय के बाद वो पर्टिकुलर मेमोरी एरिया को कैरेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब किसी ने उसको कैरेक्टर के रूप में ट्रीट किया, इस्तेमाल किया, तो कैरेक्टर वाला जो फील्ड है वो वैलिड रहता है। तो डिफरेंट डेटा टाइप, इंटीजर वर्सेस कैरेक्टर, और डिफरेंट साइज 4 बाइट या 1 बाइट। हाँ, सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूनियन एक ही समय में एक ही मेंबर के लिए और एक ही मेमोरी एरिया का यूज़ किया जाता है यूनियन में। सो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब जो यूनियन है उसकी दरकार क्यों पड़ती है प्रोग्रामिंग में।
क्या स्ट्रक्चर से हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं? जैसे सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों होता है ना, तो यूनियन की रियली आखिर दरकार क्यों है, क्या कारण है कि हमें उसको यूज़ करना पड़ता है? यूनियन सी लैंग्वेज में इसलिए डिफाइन किया गया है, इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट, ज़रूरत को पूरा करता है। अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे, आप डिज़ाइन करेंगे कोई सोल्यूशन का, जब डिज़ाइन करते हैं तो आपको एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर या ऐसे डेटा टाइप की दरकार पड़ेगी जो उस मेमोरी एरिया को अलग अलग टाइम में अलग अलग रूप में देखे। सो यूनियन जो है इसी चीज़ को सॉल्व करता है। आप जैसे जानते हैं स्ट्रक्चर का मीनिंग अलग होता है, यूनियन का अलग होता है ना। सो यूनियन का जो रिक्वायरमेंट है वो वैलिड है, मतलब हमें रियली में यूनियन की दरकार होती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल, जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों यूनियन की दरकार है और क्यों यूनियन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। अब सी लैंग्वेज में जब यूनियन और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो उनका जो डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स जिस तरह से लिखते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होता है ना। वो ऑलमोस्ट सेम होता है क्योंकि दोनों को जो स्टार्ट करते हैं पूरा उसका एक ब्लॉक होता है जिसमें हम डिफाइन करते हैं उस यूनियन को, वो भी स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। दोनों सेम दिखते हैं बट फंडामेंटली डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि जितने सारे मेंबर्स होते हैं सबके लिए मेमोरी दिया जाता है। यूनियन के लिए जो सबसे बड़ा वाला जो मेंबर होता है या फील्ड होता है वो मेमोरी जायज़ होता है और बाकी सब उसी को यूज़ करते हैं। सो सेम है, सिमिलर है बट एक्चुअली डिफरेंट होते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब लेफ्ट साइड में देखिएगा कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि स्ट्रक्ट सैन फाउंड्री स्ट्रक्चर एंड यूनियन सैन फाउंड्री यूनियन। यहाँ पे आपने दिया है शॉर्ट, वैल एंड कैरेक्टर डेटा टाइप सी। सो यहाँ पे दो हमने फील्ड दिए हैं, वैल एंड सी। सिमिलरली आप देखिएगा कि यूनियन में भी हमने दिए हैं शॉर्ट, वेल और कैरेक्टर सी। सो अब आप इस दोनों को समझिए कि ये क्या डेटा टाइप के बारे में बता रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ, यूनियन हुआ। राइट साइड में आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाया जाएगा। आपको ये बताना है कि जब कंपाइलर इसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा और इसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा तो कितना करेगा। साइज ऑफ मेमोरी एलोकेटेड फॉर ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला यूनियन इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, तो कितना मेमोरी एलोकेट करेगा। आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। A, B, C, D, E। सो पहला चीज़ ये है कि अब इसका आंसर, अब आप लोगों ने इसका आंसर ढूंढ भी लिया होगा तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। आप इसको समझ सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है, जनरली स्ट्रक्चर में आप जो भी मेमोरी लोकेशन डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, उसके लिए मेमोरी डिफाइन हो जाता है। तो ये शॉर्ट है तो 2 बाइट्स हो गया, ये कैरेक्टर है तो 1 बाइट हो गया, है ना। तो आप देखेंगे एसएफएस के लिए कम से कम 3 बाइट्स का ज़रूरत होता है। यूनियन के लिए कितने बाइट की दरकार होगी आप देखेंगे तो शॉर्ट 2 बाइट का होता है, 2 बाइट्स, और कैरेक्टर 1। सो द बिगेस्ट साइज 2 बाइट्स है, तो यूनियन तो पक्का 2 बाइट्स हो गया। सो अब इसमें चॉइस देखिएगा ABCD। यूनियन जो है 2 बाइट्स और 2 बाइट्स दिख रहा है आपको 2 में, है ना, तो यूनियन फिक्स हो गया। स्ट्रक्चर का कैसा है कि आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको 2 + 1 3 बाइट दिखेगा। तो एक चॉइस है 3 बाइट्स और दूसरा चॉइस है 4 बाइट्स। सो आप एक्चुअली देख रहे हैं 3 बाइट्स है वो सही है, लेकिन जो कंपाइलर होता है वो अलाइनमेंट की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देता है, फोकस करता है। तो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना वो उसको अलाइन करता है, मेमोरी अलाइनमेंट। और मेमोरी अलाइनमेंट और हम बोलते हैं स्ट्रक्चर पैडिंग, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। सो स्ट्रक्चर पैडिंग करेंगे तो ये 2 बाइट हो जाएगा प्लस ये 1 बाइट हो जाएगा प्लस 1 बाइट एक्स्ट्रा जोड़ता है, ठीक है, स्ट्रक्चर पैडिंग के नाम पे। तो 4 बाइट्स का रिक्वायरमेंट होगा। सो अब जब आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा 4 + 4 and 2। सो डी इसका करेक्ट आंसर होता है। अगर आप इस चीज़ को पहले से जानते हैं तो ये आपके लिए एक प्रकार से रिवीजन हो गया। अगर नहीं जानते तो होपफुली आपको थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी इसमें। इसका कोडिंग करके भी हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर और यूनियन है उसका मेमोरी एलोकेशन कैसे हो सकता है ना। तो कोडिंग किया जा सकता है इसका।
अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ यूनियन। सो मैंने कहा था कि ना यूनियन का जो यूज़ है या इस्तेमाल है कहाँ होता है, तो आप देखेंगे कि लाइनक्स कर्नल से मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लाइनक्स कर्नल से प्रोटोकॉल हो गया, हार्डवेयर, सीपीयू रजिस्टर्स, डिवाइस ड्राइवर, प्रोडक्ट वर्जन्स, उसके रिविजन्स होते हैं इन जनरल लाइनक्स कर्नल में, है ना, बहुत जगह यूज़ होता है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की। देखिए क्या होता है कि जब आप यूनियन के बारे में बात करेंगे ना, तो यूनियन, ठीक है, आज जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। हम लोग सब कोई मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत पहले 2G नेटवर्क था, अभी भी है, 2G है, फिर 3G है, फिर 4G है, फिर 5G है। तो नेटवर्क हर कुछ सालों में जो नेटवर्क का जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ते जाता है या अच्छा होते जाता है ना। तो प्रोटोकॉल वही होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, आपने कुछ प्रोटोकॉल डिफाइन किया, PCI बस वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, कोई भी प्रोटोकॉल का वर्जन्स होता है ना, वर्जन 1, 2, 3। सो जैसे हमने 2G, 3G, 4G बोला। अब आप सोचिए कि आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल से आप बात करेंगे, आपके पास 4G है, आप 3G वाले से बात कर सकते हैं, 2G वाले से बात कर सकते हैं। तो आप जो यहाँ से डेटा भेज रहे हैं, पैकेट भेज रहे हैं, आप तो 4G भेज रहे हैं, कन्वर्ट होके 2G में जा रहे हैं और 2G कन्वर्ट होके आपके पास आ रहा है। आपके पास 2G पैकेट भी आएगा, 3G भी आएगा, 4G भी आएगा। सो आप क्या देखोगे, आपको आपका मोबाइल कंपैटिबल होता है, बैकवर्ड कंपैटिबल, सारी चीज़ों को देख सकता है। सो 2G नेटवर्क का जो डेटा आएगा, आप देखेंगे ये तो 2G नेटवर्क का पैकेट है, इसको मैं स्टोर करूँगा मेमोरी में। या फिर एक और पैकेट आया जब आप बात करते हैं, तो 3G नेटवर्क का आया, तो उसको भी मेमोरी में स्टोर करेंगे, या 4G का है मेमोरी में स्टोर करेंगे। सो आप रियली में जब उसको प्रोग्रामिंग करते हैं अपने ड्राइवर में या कोई भी एप्लीकेशन में सपोज, ठीक है, तो जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको रियली में देखेंगे कि एक ही मेरे को मेमोरी लोकेशन की दरकार है, एक मेमोरी एरिया की दरकार है। 2G का पैकेट मैं वहीं रखूँगा, क्योंकि जो पैकेट आएगा वो तो या तो 2G होगा या 3G होगा या 4G होगा आज की डेट में, ठीक है। तो हमको खाली एक ही मेमोरी लोकेशन चाहिए, या तो 2G का स्टोर करेंगे या 3G का या 4G का। तो आप सोचिए कि एक मेमोरी लोकेशन का रिक्वायरमेंट है हमारे पास, और हम डिफरेंट प्रोटोकॉल वर्जन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब इसको डिज़ाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली लगेगा कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए सी लैंग्वेज में कि जो इस प्रकार का मेमोरी एरिया डिफाइन कर सके। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूनियंस। अगर प्रोटोकॉल वर्जन 1 हुआ या 2G, जब प्रोटोकॉल वर्जन 2 हुआ तो 2G पैकेट को स्टोर कर लेंगे, वर्जन अगर 3 हुआ तो 3G को स्टोर कर लेंगे, 4 हुआ तो 4G को स्टोर कर लेंगे। तो जब हम इस तरह का कुछ करते हैं तो हमें नेचुरली दरकार होती है एक ऐसे एनवायरनमेंट की, एक ऐसे सिस्टम की जिसमें हमें लैंग्वेज सपोर्ट कर सके इस प्रकार के फीचर को, और वो चीज़ है हमारा यूनियन। तो आपको जैसे एग्जांपल मैंने बताया था, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो मैं एक डमी कोड किया हूँ जो आपको समझाऊंगा। डमी का मतलब है कि पूरा कोड नहीं है, लेकिन क्या होगा कि आप सोचिए कि हमारा मान लीजिए टेलीकॉम यूनियन, मैंने एक यूनियन डिफाइन किया, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। उसमें एक वेरिएबल बनाया वर्जन 2, वो स्ट्रक्चर 2G, तो 2G का पूरा पैकेट को स्टोर करेगा। सिमिलरली आप देखिए वर्जन 3 है तो 3G पैकेट को, वर्जन 4 है तो 4G, वर्जन 5 है तो 5G। तो जो हम लिख रहे हैं ये यूनियन हुआ, है ना। अब आप बोलेंगे इसको स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना सकते हम? अब बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर का क्या यूज़? अगर मैं इसको मान लीजिए स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करूँगा यूनियन के बदले, टेलीकॉम यूनियन के बदले सपोज हम इसको टेलीकॉम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, टेलीकॉम। तो इसमें क्या होगा, कंपाइलर इसके लिए भी स्पेस बनाएगा, इसके लिए भी स्पेस, बहुत सारा मेमोरी बनाएगा, स्टोर करेगा, बहुत सारा मेमोरी स्पेस क्रिएट करेगा। लेकिन कोई भी पैकेट आता है वो तो या तो ये वाला होगा या ये होगा या ये होगा, ये होगा। सो हमें उतने मेमोरी की दरकार है ही नहीं। सो जहाँ पे आप इसको जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, जो हम कोशिश कर रहे हैं टेलीकॉम इसको जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं रहेगा ना, क्योंकि हम बहुत सारा स्पेस वेस्ट करेंगे। सो बेटर चॉइस रहेगा कि ये जितने सारे स्ट्रक्चर, इसमें से कोई एक पिकअप होगा पैकेट का जो वर्जन है उसके अनुसार, और वो एक यूनियन होगा। सो ये जो एग्जांपल है बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो आपको समझा सकता है कि यूनियन की दरकार हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। तो ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने दिया यूनियन को लेकर के। सो जनरली प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ना, तो वो इसी प्रकार से वर्क करते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। दूसरा चीज़ है हार्डवेयर, CPU रजिस्टर्स होते हैं। तो CPU में भी रजिस्टर होते हैं, जैसे मैं इंटेल रजिस्टर में बहुत काम किया हुआ हूँ। तो इंटेल में आप देखेंगे तो आपके पास जो बहुत सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, AX, BX, CX, DX, AH, AL, AX,
तो बहुत सारे आपको नाम सुनाई देंगे, कई लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। तो रजिस्टर्स बहुत सारे होते हैं जनरली, है ना। रजिस्टर्स होते हैं तो जैसे मैंने कहा था हार्डवेयर रजिस्टर, सो इंटेल में जैसे होता है, मैं जस्ट लिखना चाहूँगा, AX रजिस्टर होता है, AH होता है, AL होता है, EAX होता है। ये सारे एक ही रजिस्टर के फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये होता है 32 बिट होता है, ये 64 बिट होता है, ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ। तो हम बहुत सारा ब्रेक कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को, 8 बिट रजिस्टर्स को, 8 बिट रजिस्टर, 16 बिट रजिस्टर, 32 बिट रजिस्टर, 64 बिट रजिस्टर्स, है ना। सो इसके लिए भी अगर हम कुछ एलोकेट करेंगे कर्नल में, अपने कोड में, तो हमको अलग अलग मेमोरी एरिया की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि वो एक ही रजिस्टर के छोटे छोटे टुकड़े या कॉम्बिनेशन होते हैं, अपर हाफ लोअर हाफ ऑफ द रजिस्टर, या 32 बिट रजिस्टर या 64 बिट वर्जन, है ना। सो एक ही कॉमन मेमोरी एरिया रहेगा, तो उसके लिए भी यूनियन की दरकार होगी। तो जब CPU रजिस्टर का हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हार्डवेयर में ना, हार्डवेयर रजिस्टर्स का कर्नल में, तो हम उसको यूनियन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। सेम चीज़ होता है डिवाइस ड्राइवर। सो आप जैसे कोई हार्डवेयर बनाते हो, आपने कोई सेट टॉप बॉक्स बनाया है, आपने कोई हार्डवेयर बनाया, आप हार्डवेयर बनाते हो, हार्डवेयर में भी वर्जन आते हैं प्रोटोकॉल के, सो आपको सपोर्ट करने पड़ेंगे, बैकवर्ड कंपैटिबल बोलते हैं। तो उस समय भी आप देखेंगे यूनियन की दरकार पड़ेगी। सो जो प्रोडक्ट होता है, जो भी बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें संबंधित है एक दूसरे से। प्रोडक्ट का रिविजन हुआ, कोई भी चीज़ों का नया वर्जन आया, सो आप बैकवर्ड कंपैटिबल है, पुरानी चीज़ों को भी सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार का जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो जनरली हम लोग उसके लिए यूनियंस यूज़ कर सकते हैं। लाइनक्स कर्नल में भी कई जगह यूनियन का यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। स्ट्रक्ट बायोस रजिस्टर्स, बायोस रजिस्टर्स हो गया, और स्केड्यूलर जो लाइनक्स का मेन जो हार्ट है, स्केड्यूलर है ना, जो टिक टिक करता है। सो जो स्केड्यूलर है उसमें भी हम लोग एक थ्रेड, आप देखेंगे नाम है यूनियन ही है, थ्रेड यूनियन। सो जो थ्रेड होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो कर्नल में होता है ना, सो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग थ्रेड और स्टैक दोनों को यूज़ करते हैं। एक ही कॉमन मेमोरी एरिया होता है जिसमें कर्नल स्टैक और वो थ्रेड पर्टिकुलर प्रोसेस का जो डिटेल है दोनों एक ही एरिया में रहता है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो आपको जस्ट मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो boot.h में स्ट्रक्ट बायोस रजिस्टर्स, तो देखते हैं किस तरह से दिखाई देता है। तो स्ट्रक्ट बायोस रजिस्टर्स, बायोस रैक्स, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये है अपना boot.h, ओके। तो boot.h है। सो आप देखिएगा कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है बायोस रजिस्टर्स, तो अब वो यूनियन में आ गया, उसके अंदर यूनियन है। सो ये यूनियन ऑफ स्ट्रक्चर्स, सो ये वाले स्ट्रक्चर का यूनियन है प्लस ये वाले स्ट्रक्चर को मिला करके यूनियन बनाया है। नीचे आपको और दिखाई दे सकता है, एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। सो आप देख रहे हैं कि आप आसानी से, ये एक यूनियन है, यूनियन 3 स्ट्रक्चर का यूनियन है, क्योंकि रजिस्टर तो सेम है, उनके नाम अलग अलग हैं। अगर आप इसको 32 बिट 4 बाइट्स में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ये 4 बाइट्स के फॉर्म में रजिस्टर को उन्होंने बना रखा है। तो 4 बाइट्स के फॉर्म में आ गया, तो ये एक स्टाइल है रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा स्टाइल होगा, आप उसके रजिस्टर के और थोड़े छोटे हाफ कर दीजिए, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, अपर और लोअर हाफ, है ना। 16 बिट 16 बिट, सो 16 बिट 16 बिट रजिस्टर्स हो गए ये लोग। अगर आपको और उसमें इंडिविजुअल बाइट, मतलब अकेले अकेले बाइट भी चाहिए सारे टुकड़ों में बाइट के फॉर्म में, तो अनसाइंड डेट, सो ये 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, तो इस तरह से रजिस्टर हो गए। सो ये सेम रजिस्टर्स हैं, ठीक है। उसके लिए आप मेमोरी भी सेम एलोकेट होगा, ये जस्ट सेम एलोकेट होगा। आपको बस ये देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बिट्स में है, बिट्स मतलब 1 बाइट 8 बिट्स में है, ये 16 बिट्स मतलब 2 बाइट्स में है, ये 32 मतलब 4 बाइट्स में है। सो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो जनरली क्या होता है रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में, जो यूनियन होता है वो हमेशा यूनियन ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। तो खूब सारे स्ट्रक्चर होंगे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए या डिफरेंट वर्जन के लिए, उसका यूनियन बन के आ जाता है। तो ये बहुत पॉपुलर मेथड है अगर आप देखेंगे, ठीक है, यूनियन ऑफ स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आप देखिएगा स्केड्यूलर में, लाइनक्स स्केड्यूलर में आप देखिएगा, स्केड्यूलर में आपको यूनियन थ्रेड अंडरस्कोर यूनियन, ठीक है, नाम भी आपको दिख रहा है थ्रेड यूनियन, ये ऑटोमेटिक कह रहा है थ्रेड यूनियन। सो थ्रेड अंडरस्कोर यूनियन हो गया। थ्रेड यूनियन जो है ये यूनियन है किस चीज़ का, एक स्ट्रक्चर का और एक अरे
अनसाइंड लॉन्ग, सो ए लॉन्ग अरे स्टैक। सो अरे का नाम भी स्टैक ही है। तो मैंने कहा था ना कि ये जो यूनियन है ये प्रोसेस के स्टैक को डिफाइन करता, रिप्रेजेंट करता है, और उसी समय थ्रेड इन्फो, जो थ्रेड जो प्रोसेस होता है, जो कर्नल में होता है, उसमें जो डिटेल्स होती हैं उसके इन्फॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक साथ दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सो ये भी एक अदर एग्जाम्पल आपको मिल गया है ना, दूसरा एग्जाम्पल। सो दोनों ही एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे हैं। आपको बस ये जानना जरूरी है कि जो यूनियन है उसके बहुत सारे यूज़ केस हैं। आप कर्नल का सोर्स कोड डाउनलोड कर लीजिए और आप यूनियन को ढूंढने की कोशिश कीजिए कर्नल के सोर्स कोड में, आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगा। अब एक पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन होता है जनरली, कई जगह मैंने देखा है, या डिज़ाइन ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है कि पूछते हैं कि हमें कोडिंग की हुई है, कोडिंग किया है स्ट्रक्चर्स में, तो हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए हैं, तो क्या हम उसको मॉडिफाई करके यूनियन यूज़ कर सकते हैं क्या? सो कैन यू मॉडिफाई अ कोड? नो, पहले स्ट्रक्चर्स में लिखा है प्रोग्राम ने, बहुत सारे स्ट्रक्चर चूज़ किए, क्या हम यूनियन यूज़ कर सकते हैं क्या? तो कोई बोलता है ना कि आप कोड कर लिए हो स्ट्रक्चर का, बस उसको यूनियन में कन्वर्ट कर दो। सो जनरली ऐसा, इसका जो आंसर ये है कि ऐसा नहीं कर सकते। आप ट्रायल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में, वास्तविकता में आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट बहुत अलग होता है, ज़रूरत बहुत अलग है, और यूनियन की ज़रूरत बहुत अलग है। जब आप कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, जब आप कुछ डिज़ाइन करें तो आपके दिमाग में आएगा हाँ मुझे स्ट्रक्चर यूज़ करना है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें होल्ड करके रखनी है। और फिर जब डिज़ाइन करेंगे तो याद आएगा हाँ मुझे अब यूनियन यूज़ करना है, क्योंकि ये तो एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है, तो मैं इसको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का एक यूनियन बना दूंगा। तो यूनियन जो होता है ना, जनरली आप उसको, यूनियन का जब डिज़ाइन रिक्वायरमेंट होगा तभी आप यूज़ कर पाओगे। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर दिया उसको कन्वर्ट कर दोगे यूनियन में, वो बिल्कुल संभव नहीं है। सो जो इसका आंसर है, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप ऐसे हॉबी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसको आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अब अभी तक तो मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया, मेमोरी लोकेशन बताया कि सेम मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है यूनियन में, जो जितने सारे मेंबर्स होते हैं सभी सेम मेमोरी को एक्सेस करते हैं, है ना, सब एक ही मेमोरी एरिया के पास जाते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। तो आप देखिएगा इसका सी लैंग्वेज में किस तरह से डेफिनेशन और डिक्लेरेशन है ना, किस तरह से दिखाई देता है। सो ये यूनियन है, इसमें आप देखेंगे कि दो मेंबर्स या फील्ड्स हैं, शॉर्ट, वैल, कैरेक्टर, CH। सो यूनियन हो गया, है ना। मेमोरी में कैसे दिखाई देगा? मेमोरी में आप देखिएगा ये 2 बाइट है, क्योंकि जो वैल है वो शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब 2 बाइट्स। सो जो वैल है वो दोनों बाइट को रिप्रेजेंट करेगा, जो वैल्यू वाला वैल, और एक CH है वो बाइट नंबर 0, फर्स्ट बाइट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इस मेमोरी को यूज़ करेगा, और वैल है दोनों बाइट को यूज़ करेगा। अगर आप एक कोडिंग करेंगे, है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से यूज़ किया जाए। सो CH और वैल सेम मेमोरी एरिया को यूज़ कर रहे हैं, आपने देख लिया। CH है फर्स्ट बाइट को देखेगा, और वैल होगा दोनों बाइट को देखेगा, दोनों बाइट को यूज़ करेगा। अब आप इस कोडिंग को करते हैं। अब सपोज हम इस कोड को लिखे हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक यूनियन डिफाइन किया, उसका एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल में वैल्यू को सेट किया 258। उसको सेट करने के बाद इमीडिएटली हमने CH का वैल्यू 1 कर दिया। तो आपको ये बताना है कि जो वैल्यू है वो नया वैल्यू क्या होगा और CH का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास चॉइसेस हैं, व्हाट विल बी द करेक्ट आउटपुट। तो आपको ये देखना है ABCDEF। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही क्लासिकल कोड है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसको देखिए। तो पॉज करने के बाद देखेंगे आप, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसमें से कुछ कुछ आंसर करेक्ट होंगे। अब कुछ कुछ का मतलब ये है कि अगर आप एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको कुछ एक सही दिखाई देगा, दृष्टिकोण दूसरे दृष्टिकोण से कुछ और सही दिखाई देगा, या कुछ और सही दिखाई देगा। सो ये क्लासिकल कोड का मतलब ये है कि इस कोड के आपके बहुत सारे आउटकम हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है, ठीक है।
तो आप देखिए क्या इसका वैल्यू 1 हो सकता है, वैल इक्वल टू 1 एंड सी एच इक्वल टू 1। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं 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 होगा, इसका कुछ और होगा। कोई लोग बोलेंगे क्योंकि हमने वैल को 258 लिखा था, फिर उसके बाद उसी यूनियन को हमने फिर 1 असाइन कर दिया सी एच में, तो ये गार्बेज हो जाएगा टोटल वैल के लिए। तो आप बोलेंगे हाँ ये गार्बेज होगा और सी एच का वैल्यू 1 होगा। फिर कोई बोलेगा नहीं एज इट इज़ 258 या 1 होगा, फिर या कोई बोलेगा 257 या 1 होगा, फिर कोई बोलेगा 257 या गार्बेज होगा, और कोई दूसरा बोल सकता है कि ये मशीन डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे आंसर संभव हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके बहुत सारे आंसर संभव है। इस स्लाइड में मैं फिर से आऊँगा, पहले हम इसको कोडिंग करेंगे, कोडिंग करके देखने की कोशिश करेंगे इसका क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि आंसर इसके बहुत सारे संभव हैं, ठीक है। तो इसको हम डेफिनेटली कोडिंग करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो आपको मैं लैब डेमो की तरफ ले जाऊंगा, जिसमें आपको यूनियन के बारे में बताऊंगा और वो जो ट्रिकी कोड था उसके बारे में बताऊंगा। ट्रिकी कोड मतलब क्लासिकल कोड जो था, है ना। तो चलिए यूनियन के बारे में जानते हैं, इस पर्टिकुलर कोड के बारे में। तो जो प्लेन यूनियन होता है उसको हम कोडिंग करेंगे। तो अब आप देखिएगा कि जो प्लेन यूनियन है तो ऑलरेडी कोडेड हो चुका है। अब देखिएगा ये जो प्रोग्राम है मैंने 257 और 1 लिखा है ना, तो इसको हम बस मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसको हमारा जो ओरिजिनल पीपीटी में जो मटेरियल था उसमें 257 लिखा था, है ना, 258 लिखा था। तो अभी आप देखिएगा 258 था कि क्या था, ये 258 था, है ना। सो 258 से स्टार्ट करेंगे और कुछ मॉडिफाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कंपाइल कर दिया हमने, तो इसका आउटपुट देखने का कोशिश करते हैं। ये हो गया कंपाइलेशन, और सो ओरिजिनल वैल्यू 258 था, फाइनल वैल्यू 257 और 1 आ रहा है। सो फाइनल वैल्यू आप देखेंगे 257 और 1 आ रहा है। सो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये तो गार्बेज होना चाहिए, क्योंकि हमने जो यूनियन ने पढ़ा है कि जो हम मॉडिफाई करते हैं एक बार, उसके बाद फिर से मॉडिफाई किए दूसरा वेरिएबल को यूज़ करके, तो इसके लिए गार्बेज होगा। तो आपका आंसर भी सही है कि वो गार्बेज होगा, क्योंकि आपने सी एच को लेकर के मॉडिफाई किया है, तो बाकी वेरिएबल के लिए वो रियली में गार्बेज है, ठीक है। सो आप अगर आप बी बोलते हैं तो आप भी सही है अपने दृष्टिकोण से, लेकिन अगर रियली रन करेंगे प्रोग्राम को तो गार्बेज में क्या आ जाएगा, 257 आ जाएगा, गार्बेज में 257 आ रहा है ना। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप किस तरह से इसको देख रहे हैं। अब मैं इस कोड को ट्रिकी बनाऊंगा, तो ट्रिकी का मतलब ये है कि थोड़ा अलग ढंग से करूंगा जिससे आपको लगेगा कि क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मॉडिफाई करके इसको अब 257 बनाता हूं, ठीक है, 257। सो ओरिजिनल वैल्यू 257 है और 1 है। इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या आता है। तो कंपाइल किया हमने, अब रन कर रहे हैं, रन करेंगे तो फिर से 257 और 1 आया। सो अब 257 1 आया तो आपको बोलेंगे यूनियन के सारे फंडे तो गोल हो गए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये 257 है, अभी वाले कोड में ये 257 है ना। तो आपने कहा था कि हमने तो पढ़ा था कि जो वेरिएबल होता है जो पहला वाला वो तो गार्बेज हो जाएगा और दूसरा वाला वो 1 रहेगा, लेकिन तो 257 ओरिजिनल वैल्यू था, अभी भी 257 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें क्या होता है, हमको लगता है कि या तो हमने कंपाइलेशन ठीक से नहीं किया या मशीन में कोई प्रॉब्लम। ऐसा एक्चुअली रियल में होता नहीं है। मशीन के रूप में काम करता है, वो वही करता है जो प्रोग्रामर करते हैं। सो सी लैंग्वेज का एक ब्यूटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सी लैंग्वेज में लैंग्वेज वही करता है जो आप चाहते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा कभी और, ठीक है, लेकिन जो आप चाहते हैं वही लैंग्वेज करता है, ठीक है। तो अब चीज़ें कहाँ रॉन्ग हो रही हैं? अभी तो 257 1 है, कंपाइल करने के बाद भी दोनों 257 1 आया, जबकि ये गार्बेज आना था, है ना। तो हमें ये समझना है कि मेमोरी में किस तरह से फेरबदल हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल आपका SF यूनियन जो है कैरेक्टर और वैल को लेकर के बताता हूँ। इसको हम मेमोरी में एक डायग्राम बनाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है मेमोरी में, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा,
मैं मेमोरी में जाता हूँ और एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे हमें समझ में आ जाए कि हम एक्चुअली कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, है ना। तो हमें वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक मिनट। तो हमें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो हमारा तो ये टारगेट ये था कि जो हम मेमोरी में लिख रहे हैं, जो SF यूनियन बनाते हैं, तो ये यूनियन था हमारा SFUN, ठीक है। इसको हमारे पास दो वेरिएबल थे, आपने ऑलरेडी देख लिया है। एक था शॉर्ट वैल्यू और दूसरा था हमारा CH, कैरेक्टर CH। तो ये यूनियन था, इसका हमने एक वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल था U, है ना। तो हमने क्या किया, U.val को सबसे पहले लिखा था 258, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है ये वैल्यूज़ का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद था U.ch = 1, ये दो हमने किया था, है ना। तो आपको ये देखना है कि इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं या कुछ सॉल्व कर सकते हैं, कुछ तो देखना पड़ेगा। तो इसको हम ये देखते हैं, इसको एक बार ज़रा एक स्क्रैच पैड करते हैं हम, Ctrl+C Ctrl+V, सॉरी Ctrl+Z। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मॉडिफाई करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। 258 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसको मेमोरी में हम क्या लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। 258 टेक्निकली होता है 102, मेमोरी में 102 होता है। मेमोरी मतलब हेक्साडेसिमल नोटेशन। प्रोग्रामिंग में आपको जनरली हेक्साडेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर के बारे में जानकारी हो तो आपके लिए काफ़ी आराम रहता है उसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये 102 है, इसको हम 0101 एक और लगाते हैं तो 0102 कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा कि एक बाइट ये हो गया और एक बाइट ये हो गया, तो इसका हम मेमोरी डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो मैं मेमोरी डायग्राम बनाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जब हम मेमोरी डायग्राम बनाएंगे तो आप देखिएगा कि ये 2 बाइट का यूनियन है। देखिए हमारा यूनियन 2 बाइट था, हमने अभी डिफाइन किया था 2 बाइट, ठीक है। शॉर्ट है वैल, सो ये पूरा एरिया हो गया वैल के लिए, ठीक है, वैल। और CH जो है वो ओनली खाली एक ही बाइट है, तो ये हो गया CH। पहला ऑपरेशन हमने 258 लिखा था, तो 258 क्या होता है, 0102 होता है, ठीक है। और हमारा जो सिस्टम है, जिस कंप्यूटर को मैं रन कर रहा हूँ, वो लिटिल एंडियन सिस्टम है। तो लिटिल एंडियन सिस्टम में क्या होता है ना कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है वो लोअर मेमोरी में आता है, ठीक है। लोअर मेमोरी का मतलब है जनरली अगर ये मेमोरी एरिया है तो कन्वेंशनली हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी ऐसे इंक्रीमेंट होता है, तो ये जो आपका लोअर मेमोरी एरिया हो गया और ये हायर साइड होता है, ठीक है। तो मेमोरी इस डायरेक्शन में अपन इंक्रीज करते रहते हैं मेमोरी को। तो 02 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, वो लोअर मेमोरी में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 02, ठीक है। 01 जो है वो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से स्टोर होता है। तो जब आप करेंगे U.val = 258, तो 02 यहाँ आ गया और 01 यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, U.ch = 1, तो CH तो यहाँ पर है ना, ये मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको हटा करके, आप देखेंगे हम इसको हटा दे रहे हैं, इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 01 से रिप्लेस कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली हमारे पास 0101 हो गया। तो जो नया वैल्यू है, जो सिस्टम में देखेंगे जो नया वैल्यू है ना, सो नया वैल्यू हमारे ये सब करने के बाद हमारा जो मेमोरी में होगा वो हेक्साडेसिमल 0101 होगा। इसको आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये 257 होता है। अब अगर ये 257 होता है तो हमारा आंसर क्या आया, हमने प्रिंटफ किया था वैल को, तो वैल तो 257 आ गया। और CH तो अभी भी 1 ही है, जो 01 हमने लिखा था, तो CH 1 है, तो वैल का वैल्यू 257 और CH का वैल्यू 1। सो जो हम एग्जाम्पल लिखे थे यहाँ पर है ना 258 वाला, तो अब आपको दिखाई देगा 257 और 1 हो गया। अब दूसरा मैंने मॉडिफाई किया था सोर्स कोड को मैंने 257 ही बना दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको 257 बनाता हूँ, सो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू है ना, ओरिजिनल वैल्यू हमने यहाँ पे 257 लिखा था, 257। सो 257 आप ध्यान से देखेंगे तो 257 क्या हुआ, 0101 ही हुआ। तो यहाँ पे ओरिजिनली 01 था और ये भी 01 था। उसके बाद हमने U.ch को 1 लिखा, तो CH को 1 का 1 ही रहा वो। सो फाइनली क्या हुआ, 0101 मतलब 257 ही रहा। तो सेकंड केस में जब हमने मॉडिफाई किया था 257, तो आप देखेंगे वो 257 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ।
है ना। तो 2-3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो जो इसका आंसर है तो क्या होता है कि या तो कोई गार्बेज बोलेगा, ठीक है गार्बेज ठीक है, लेकिन आपके पास मल्टीपल चॉइसेस दिए हैं तो ये चॉइस करेक्ट था हमारे एग्जाम्पल के लिए, है ना। अब कोई बोलेगा नहीं यूनियन में क्या है कि आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो भी करेक्ट है। एक्चुअली क्या होता है समटाइम्स ये मशीन आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। अभी तो मैं लिटिल इंडियन सिस्टम में था तो मेरा मॉडिफिकेशन थोड़ा अलग ढंग से हुआ था, लेकिन अगर हम बिग इंडियन सिस्टम में होते तो ये जो मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं जो डेटा है ये शायद तक डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है ना। उस केस में आंसर भी अलग आ सकता है। तो ये जो कोड है जो मैं लिखा हूँ ये रियली में क्लासिकल कोड है जिसमें आपके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस मतलब अलग अलग प्रकार के आंसर आ सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या आंसर करेक्ट है, आपको ये सोचना चाहिए जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पर वो मेमोरी में किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से वो धीरे धीरे करके बदल रहा है, चेंज हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है ना। वो अगर आप समझ गए तो आप डेफिनेटली एक ज़्यादा अच्छा आंसर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो यूनियन का जब हम बात करते हैं तो ये जरूरी ध्यान रखना चाहिए कि यूनियन एज अ समरी में आखिरी में ये बोलना चाहूँगा कि यूनियन एज अ प्रोग्रामिंग जो हम यूज़ करेंगे उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होता है। जब भी आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको उसी समय डिज़ाइन में ही आपको ज़रूरत पड़ती है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है या एक ऐसा डेटा टाइप होता जो सेम मेमोरी को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि प्रोटोकॉल के अलग अलग वर्जन्स होते हैं। उस समय हमें यूनियन की दरकार पड़ती है। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिए। हम हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, इसलिए आप सैन फाउंड्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।